हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक एक पुराने तथ्य पर है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रिमूव्ड हुआ था। और बच्चे काफ़ी ये पूछते हैं कि हमें क्या करना है सर, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। प्लीज़ आप एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस वाइज दोबारा बता दीजिए। तो हम आज ये देखेंगे कि क्लास 10th मैथ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखें टॉपिक्स जो रिमूव्ड हुए हैं। पहले है आपकी यूनिट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर। और इसमें जो डिलीट हुआ है या रिमूव्ड हुआ है वो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है आपका रिमूव्ड हुआ है। यदि हम बुक से देखें, यदि हम क्या देखें, बुक से देखें, तो ये आपका रियल नंबर चैप्टर है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल हैं वो हमें नहीं करने हैं, वो हमें नहीं करने हैं। यानी जैसे हम कहें यूक्लिड डिवीजन, एचसीएफ एलसीएम तो आपको फाइंड आउट करना ही है, करना आता ही है। और लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको वो नहीं करना है। या जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q या 2q+1, इस प्रकार के जो क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे ये आपका एचसीएफ का ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आपको नहीं करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है बट यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं। इस प्रकार के जैसे आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, जैसे आपका क्वेश्चन सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस हैं। एचसीएफ पूछ सकता है बट वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें नहीं करना है। तो इस चैप्टर में केवल ये जो पोर्शन है वो डिलीट हुआ है, बाकी सारा जो है आपको नेक्स्ट करना है। यानी 1.1 एक्सरसाइज यहाँ आप कह सकते हैं कि आपको नहीं करनी है, बाकी सारा जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी इस चैप्टर में है वो सभी आपको करने हैं। यूनिट सेकंड एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपके चैप्टर पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में हमें क्या नहीं करना है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, ये वाला। यदि हम बुक में देखें कि कौन सा पोर्शन बुक में बनेगा, आपको नहीं करना है, तो आप देख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। यानी ये पेज नंबर है आपका 33 पेज से शुरू होता है। यानी ये जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये आपको नहीं करने हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आपकी एक्सरसाइज बनेगी। और ये एग्जांपल हैं, जैसे 7 है, इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज बनेगी 2.3 जो एक्सरसाइज है आपको नहीं करनी है। या इससे रिलेटेड जो आपकी ऑप्शनल में है वो भी आपको नहीं करनी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑप्शनल में बनते हैं। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर में पोलिनोमियल में ये हमें नहीं करना है, यानी 2.3 एक्सरसाइज। 2.1 हमें करनी है, उससे रिलेटेड एग्जांपल जो 2.1 से हैं। 2.2 भी हमें करनी है पोलिनोमियल्स में। उसके बाद है हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी यहाँ रिमूव किया गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यानी लीनियर जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे ग्राफिकली मेथड है, करना है, एलिमिनेशन मेथड है जी, करना है, और कौन सा मेथड है आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, नहीं करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें नहीं करने हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हमें करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने केवल और केवल कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हमें नहीं करना है। और यही हमें जो बच्चों को है थोड़ा सा क्या लगता था, डिफिकल्ट लगता था, वही आपकी जो है इन्होंने दुविधा को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है इस चैप्टर में। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या नहीं करना है, सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है वो हमें नहीं करनी है। यानी कौन सी एक्सरसाइज कह सकते हैं आप, यानी जैसे हम कहें 4.3 एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज। जैसे सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, जैसे इन ए टेस्ट, द सम ऑफ शेफाली एंड मार्क्स, जैसे इनसे हम सिचुएशन के अनुसार क्या बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, तब हमें इनको सोल्व करना है। तो इस प्रकार के, यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां है क्या, 11वां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ हमें नहीं करने हैं। एक तो ये
4.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें नहीं करने। दूसरा, इक्वेशन को सोल्व करने के जो हमारे मेथड हैं उसमें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हमारा कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी आपके कौन से मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे हमें करना है, वो मेथड हमें करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसमें हमें नहीं करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जिस प्रकार हम कंप्लीट स्क्वायर बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो क्वेश्चंस हमें नहीं करने, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें करने हैं, यानी 3 मेथड है, 3 में से आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं उसको, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है आपका? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से हमें इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। बाकी फिर आपका और जो भी बचता है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारा करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी जिसे हम कहते हैं। क्या नहीं करना है? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म, यानी सम फाइंड आउट करना। यानी हम कह सकते हैं जो एक्सरसाइज हमारी 5.3 है, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 5.3, यानी इससे पहले जो 5.1 है, 5.2 है, वो आपको कंप्लीट करनी है। क्वेश्चंस, एग्जाम्पल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको कंप्लीट आने चाहिए। 5.3 जो है आपको सीधे सम के क्वेश्चन करने हैं, जैसे इसने पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, इस प्रकार के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जैसे सीधा सम पूछ लिया। थर्ड क्वेश्चन है जैसे ए टर्म ए दे दिया, डी दे देता है, एनएफ टर्म देता है, सम पूछ लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। 14 तक इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सम के ऐसे करने। बट सिचुएशनल क्वेश्चन जैसे 15 क्वेश्चन है, सिचुएशन के अनुसार बनेगा ये, क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये हमें ही आइडिया लगाना है, इस प्रकार के जो आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं करने। जैसे 15वां क्वेश्चन, 15 से लेकर के इस प्रकार के जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको आगे इसमें नहीं करने हैं। यानी आप कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज में 5.3 एक्सरसाइज में 14 तक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ नहीं करने हैं सम के, केवल सम के। बाकी 5.1 5.2 कंप्लीट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें आने चाहिए। इसके बाद आती है हमारी यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, और इसका जो रिमूव्ड पोर्शन हुआ है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बुक से यदि हम देखें तो पेज नंबर 168, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पोर्शन है आपका क्या हो गया है? डिलीट हो गया है ये पोर्शन, ये एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, और आपकी एक्सरसाइज 7.3, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.3 और जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हो गए हैं? एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और एरिया यदि फाइंड आउट करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए हैं 7.3। तो ये एक्सरसाइज यहाँ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थर्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। और 7.1 यानी डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इसमें आपने करने हैं। तो ये था हमारा 7 चैप्टर। इसके बाद आती हमारी यूनिट 4, ज्योमेट्री, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या क्या डिलीट हुआ है? प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। आपकी फर्स्ट क्या कौन सी थ्योरम है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी अगर बुक में देखें तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 हमें नहीं करनी है। थ्योरम 6.6 इससे पहले आपकी सिमिलरिटी की थ्योरम्स हैं वो हमें करनी है। बीपीटी थ्योरम है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसको आप थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो आपको करनी है। केवल ये थ्योरम जो है वो डिलीट हुई है। और एक थ्योरम और है जो डिलीट हुई है, वो है आपकी in a triangle if the square on one side is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। यानी ऐसा कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, यानी आप ऐसा कह सकते हैं थ्योरम 6.9, थ्योरम जो है आपकी 6.9 वही है, ये आपको नहीं करनी है।
पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यहाँ इसका कन्वर्स क्या है कि किसी ट्रायंगल में यदि किसी एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। वो ये आपकी डिलीट हो चुकी है, पेज नंबर 146 पर है ये आपको नहीं करनी है। तो ये आपका इस ट्रायंगल में केवल ये दो ही थ्योरम है जो आपकी डिलीट हुई है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको फिर कहाँ करने हैं, अगर थ्योरम डिलीट हुए तो क्वेश्चन भी, बट जैसे पाइथागोरस थ्योरम यदि आप करेंगे तो उसके साथ ये आ जाएगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं हम इसमें आपकी थ्योरम्स दो हैं, दो आपको नहीं करनी है। उसके बाद 4 यूनिट आपकी ज्योमेट्री का चैप्टर है सर्कल, 10वां चैप्टर, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है 10वें सर्कल में, यानी 10वां चैप्टर जो है आपका, इसमें कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। यानी ये टेंजेंट से रिलेटेड है, किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट किस प्रकार और कैसे हो सकते हैं, कहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आसान सा एक चैप्टर है और ये सारा आपको करना है। फिर है आपका ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन, 11वां चैप्टर जिसे आप कह सकते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। यानी इसमें तीन ही कंसेप्ट है आप इसके इसमें कंस्ट्रक्शन में। क्या, पहला तो किसी गिवन लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करना, कोई भी आपको लाइन सेगमेंट देगा उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना, एक। दूसरा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। तीसरा है ड्रॉ ए टेंजेंट टू सर्कल, किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना, कोई किसी पॉइंट से, या तो वो पॉइंट उसके ऊपर होगा या सर्कल के क्या होगा, बाहर होगा। तो आपको वो दो पोर्शन करने हैं, यानी किसी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना आपको करना है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ आपको करना है कंस्ट्रक्शन पार्ट में, और ये जो आपका एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल बनाना जो इसके सिमिलर हो और गिवन रेशियो जो आपकी दी हुई हो उस रेशियो में साइड्स को क्या करें, डिवाइड करें, ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है। यानी अगर बुक में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइड इन रेशियो 5.8, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं। बट जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट, जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर साइड दिए, देन ट्रायंगल टू सिमिलर इट्स हुज साइड इज 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ये है, इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड की रेशियो ये हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज है इसमें ये, यानी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं सर्कल के, पॉइंट आपका बाहर भी हो सकता है, पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार आपको इस प्रकार ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें केवल एक, तीन पार्ट हैं आपके, एक पार्ट नहीं करना है, दो पार्ट आपको करने हैं। फिर है हमारी यूनिट 4 फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या नहीं करना है, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90। यानी अगर बुक से देखें तो ये आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, वो स्पेसिफिक एंगल कौन से हमारे 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हैं जिन पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कहता है कि 0 और 90 वाले आपको यहाँ नहीं करने, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, तो ये कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें, तो आप ये भी कर लें। और आपको मैं बताऊं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी आगे आने वाली क्लासेस के लिए। तो मैं ये कहूँगा, मैं ये आपको मतलब राय दूंगा कि इसका कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आप हर एक इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आने वाली क्लासेस में अगर आप मैथ लेना चाहते हैं और मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, या आप साइंस लेना चाहते हैं जैसे फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी हर एक जगह यूज होगी, यूज होती ही रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का हर कंसेप्ट अच्छे से करें यदि आप आगे मैथ या साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम ये बता देते हैं कि क्या डिलीट इसमें हुआ है। तो ये आपका एक तो 0 और 90, फिर इसमें क्या डिलीट हुआ है आपका, ये तो आपका था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। आपकी जैसे ट्रायंगल है
तो ये आपका 90 है, तो ये और ये आपके कंप्लीमेंट्री ही एंगल होंगे ना, तो यानी साइन किसके इक्वल होता है, अपने कंप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज 8.3, यानी एक्सरसाइज 8.3 में सारे जो क्वेश्चन आपके कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, यानी आप कह सकते हैं ये एक्सरसाइज आपकी इस साल के लिए नहीं है। ये आपका क्या हुआ है, डिलीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, बट आप मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री सारी करें और अच्छे से करें। थर्ड है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें कोई भी डिलीशन आपका नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका 9th चैप्टर है ये आपका कंप्लीट है। इसमें आपके दो ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, एंगल एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल से रिलेटेड है, वो आपको आने चाहिए। ये इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हमारी यूनिट 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके कौन से चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका 12वां चैप्टर है। इसमें क्या डिलीट हुआ है, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120। अब इसमें है क्या, अब इसमें है आपका सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, इस प्रकार से। यानी जैसे आपका ये सर्कल है, ये जैसे ये दो रेडियस के बीच का जो जगह है ये आपका सेक्टर है। अब ये यहाँ सेंट्रल एंगल बनता है, अब ये जो 120 जो एंगल बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नहीं पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं पूछेगा 120 से, एरिया भी नहीं पूछेगा, सेगमेंट का एरिया भी नहीं पूछेगा। तो इससे जो सेंट्रल एंगल 120 बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमसे 30 से रिलेटेड या एंगल 30 बनता हो, 60 बनता हो, 45 बनता हो, या अदर कोई भी एंगल बनता हो उससे रिलेटेड एंगल हम बातें हमसे, या एरिया या लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछेगा। तो ये जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, इसका ये हमारा आपको नहीं करना है, सेंट्रल एंगल यदि 120 बनता है। एक ही एग्जांपल है और एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। कौन सी एक्सरसाइज है, 12.2 में कौन सा क्वेश्चन है, 7th कि 7th क्वेश्चन में भी आपका ये एंगल, सेंट्रल एंगल कितने डिग्री बनता है, 120 बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी ये सारा चैप्टर आपको करना है। आसान सा चैप्टर है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं, क्योंकि एरिया से आप सर्कल के एरिया से पहले ही जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, उससे रिलेटेड ही जो है कंसेप्ट है आपका। उसके बाद हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें जो हटाया है वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और यदि हम बुक से देखें तो आपका जो 13वां चैप्टर है उसमें अगर हम फ्रस्टम ऑफ कोन को हटा दें तो फिर क्या बचता है, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। इन सभी का जिक्र हम 9th क्लास में कर चुके हैं, सभी के एरिया का जिक्र कर चुके हैं, वॉल्यूम का जिक्र कर चुके हैं, यानी ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, यानी आपको 9th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें नया क्या था, एक फ्रस्टम ही था, फ्रस्टम ऑफ ए कोन ही इसमें क्या था, नया था। यानी पेज नंबर 252 पे 13.5 आपका फ्रस्टम ऑफ कोन शुरू होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वॉल्यूम फ्रस्टम का या एरिया किस कौन सा भी हमसे पूछे वो नहीं करना है, वो आपका हटा दिया गया है। तो यदि हम देखें तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल फ्रस्टम से रिलेटेड एग्जाम्पल हमें नहीं करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर तो हमारे लिए हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी जिक्र आया आपका कि किसके आपका सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये तो हम 9th में कर चुके हैं, कोई हमारे लिए नई बात नहीं थी। जो नई थी वो यहाँ से हटा दी गई है, तो ये मानो आप आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर हो जाता है। उसके बाद है हमारी यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दो चैप्टर हैं इसमें। स्टैटिस्टिक्स इसमें क्या है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये हटा दिए गए हैं। मींस इसमें पहले तो ये देखें करना क्या है, हमें क्या क्या है जो हमें करना होता है। इसमें आपके स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये था, मीन, मीडियन, मोड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मीन आपका 3 मेथड से हमें फाइंड आउट करना था। डायरेक्ट मेथड जो हम 9th क्लास में किया था, डायरेक्ट मेथड, फिर था एज्यूम्ड मीन मेथड और एक था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन हमने करना था वो आपको नहीं करना है। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने में ही बच्चे थोड़ा सा क्या होते थे, असहाय महसूस करते थे, थोड़ा सा ऐसा वो होता था, बच्चों को दिक्कत होती थी। अब ये हटा ही दिया गया है, तो इसका मतलब आपका स्टेप डायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन फाइंड आउट करना है। मीडियन रहेगा, मोड भी आपको करना है। फिर है आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको नहीं करना है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पेज नंबर है ये आपका 289, यहां से शुरू होता है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके ये
इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको नहीं करने हैं, ये एग्जाम्पल और क्वेश्चन। और एक्सरसाइज आपकी कौन सी 14.4 ये हमें नहीं करनी है, ये आपके सिलेबस में आपकी बार के लिए नहीं है। तो इसमें भी आपको एक तो ये नहीं करनी है 14.4, और एक मीन कौन से मेथड से नहीं करना है, स्टेप डाइवर्शन मेथड से। मीन आपको करना है बट डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। मीडियन और मोड तो आपको करने ही है, उनके लिए तो कुछ ऐसा कहा नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है। फिर है आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीट नहीं किया है, कुछ भी डिलीट आपका नहीं किया है। प्रोबेबिलिटी में आपको सारा करना है जितना भी है। क्यों करना है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। 10वीं क्लास में यदि आप उसको सही से करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तो +1 में भी आता है प्रोबेबिलिटी, और +2 में भी अच्छे मार्क्स का आता है यदि आप आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो नहीं भी पढ़ना चाहते तो 10th क्लास के लिए भी हम इसे कंसेप्ट वाइज समझ करके अच्छे से करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ मन से करना है इस चैप्टर को। जैसे आपके प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं ना, वैसे नहीं, मन लगा करके आपको इसको करना है। तो आशा है आप लोगों को जो हमने ये बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा एक्सरसाइज करनी कौन सी नहीं करनी है, समझ में आया होगा। तो आप कर पाएंगे। यदि फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।